आज हम संपत्ति के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मुकदमे में अपने उन पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया था जिनमें संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था कि वह संशोधन के मूल अधिकारों संबंधित भाग 3 सहित सभी भागों में अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन कर सकती है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप संसद को संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों में ऐसा कोई भी संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं रहा जिसके द्वारा मूल अधिकारों में कमी आती हो अथवा उसका हरण होता हो। यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अथवा संविधान के प्रस्तावना के आदर्शों को व्यवहारिक रूप देने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन अथवा कमी करने की आवश्यकता हो, तब भी संसद इस विषय में कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए संसद को यह शक्ति देना आवश्यक समझा गया कि वह अपनी संविधान संशोधनकारी शक्ति के अंतर्गत संशोधन के किसी भी उपबंध में, जिनमें भाग 3 के उपबंध भी शामिल हैं, संशोधन कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति नहीं दी गई थी, केवल उसकी प्रक्रिया ही दी गई थी। संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की शक्ति भी प्रदान करता है और उस संशोधन की प्रक्रिया का निर्देश भी रखता है। 24वें संशोधन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के सम्मुख रखा जाएगा, तब वह उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं करेगा। इसके साथ ही अब संसद संविधान के किसी भी हिस्से में कुछ नया जोड़ सकती है यानी ऐड कर सकती है, किसी भी हिस्से को बदल सकती है यानी रिप्लेस कर सकती है, और वह संविधान के किसी भी हिस्से को हटा भी सकती है यानी डिलीट कर सकती है। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में कोई भी आवश्यक संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। इसी अधिनियम के अंतर्गत 25वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति से संबंधित 31वें अनुच्छेद में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए जिन्हें मूलभूत, व्यापक और क्रांतिकारी कहा जा सकता है। यह इस संशोधन से पहले भी अनुच्छेद 31 में साफ साफ कहा गया था कि किसी ऐसे कानून को जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए संपत्ति लेता हो, किसी न्यायालय में भी इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उस कानून में दिया गया प्रतिकर अथवा मुआवजा पर्याप्त नहीं है। सच तो यह है कि संविधान में चौथा संशोधन यही स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि प्रतिकर कितना दिया जाए। इसका निर्णय संसद अर्थात विधान पालिका के ऊपर ही निर्भर होगा और न्यायालय उसकी पर्याप्तता का प्रश्न नहीं उठाएगी। किंतु बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकर शब्द का संकुचित अर्थ लिया और कहा कि प्रतिकर अधिग्रहित संपत्ति का पूरा समानक अर्थात बिल्कुल बराबर रुपयों में पूरा मूल्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि आम लोगों के भले के लिए सरकार किसी निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझे तो उसे बाजार भाव पर रुपये की चीज़ के लिए पूरा रुपया देना होगा, और जब कभी किसी चीज़ का राष्ट्रीयकरण होगा तब प्रतिकर के न्यायोचित होने का प्रश्न अदालतों में उठाया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए अपनी समाजवादी नीतियों और राष्ट्रीयकरण की योजनाओं को क्रियान्वित करना लगभग असंभव हो जाता। यदि हर एक चीज़ का बराबर मुआवजा देना पड़े और वह भी रुपयों में नगद, तो पहले तो यह मुमकिन नहीं, और फिर मुमकिन हो भी तो फिर ऐसे राष्ट्रीयकरण का ना कोई अर्थ होता न लाभ। इस समस्या को सुलझाने के लिए 25वें संशोधन विधेयक ने संविधान के 31वें अनुच्छेद में प्रतिकर शब्द को हटाकर धनराशि शब्द रख दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि यह जरूरी नहीं होगा कि सरकार संबद्ध कानून में निर्देशित रकम या धनराशि नगद ही दे, अर्थात यह राशि बॉन्डों या प्रतिभूतियों के रूप में भी दी जा सकती है। प्रतिभूतियों को अंग्रेजी में शेयर्स कहते हैं। साथ ही 25वें संशोधन विधेयक ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को
दिया गया संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन यानी खर्च करने का अधिकार किसी ऐसे कानून पर लागू नहीं होगा जिसके द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए संपत्ति ली जाए। सरकार की समाजवादी नीतियों और राष्ट्रीयकरण की योजनाओं का संविधान आधार था। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का ऐसा संचालन करेगा जिससे समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप में साधन हो और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के हितों के विरुद्ध केंद्रीकरण न हो। संविधान का यह भी आदेश है कि विधानपालिका और कार्यपालिका निदेशक तत्वों का विधि निर्माण और प्रशासन में पालन करें। किंतु कठिनाई तब पैदा होती है जब संविधान के भाग 3 में दिए गए व्यक्ति के मूल अधिकारों में तथा भाग 4 के अंतर्गत सामाजिक हित के निर्देशों में संघर्ष हो। भाग 4 के निर्देशों को किसी न्यायालय के द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती थी। इसके कारण होता यह था कि इन निर्देशों को प्रभावी करने के लिए जो भी कानून बनाए गए उन्हें मूल अधिकारों के अतिक्रमण करने के आधार पर न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती थी। इस कठिनाई से ऊपर उठने के लिए 25वें संविधान विधेयक के अनुच्छेद 31 के नीचे एक नया अनुच्छेद 31 जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया कि निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 की भौतिक संपत्ति के स्वामित्व और नियंत्रण तथा धन उत्पादन के साधनों के केंद्र से संबद्ध धाराओं को प्रभावी बनाने के लिए पास किया गया कोई कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 में दिए गए अधिकारों का अतिक्रमण करता है। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जब देशी रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ, तब भारत सरकार ने देशी नरेशों यानी राजाओं को यह आश्वासन दिया था कि देशी रियासतों के नरेश 15 अगस्त 1947 से तत्काल पहले जिन अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का उपभोग कर रहे थे उनकी रक्षा की जाएगी। इसके साथ ही इन नरेशों को अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत स्टाफ, अपने आवासों के रखरखाव, विवाहों तथा अन्य समारोह के लिए नियत धनराशियां देने का वचन दिया गया था, जो अलग अलग राज्यों के संदर्भ में अलग अलग थी। प्रिवी पर्सों के साथ साथ शासकों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, जैसे अपने नाम के आगे महामहिम जैसी उपाधियां जोड़ने तथा तोपों की सलामी लेने का अधिकार, अपनी तथा अपने परिजनों की निःशुल्क चिकित्सा कराने का अधिकार, न्यायालयों में वैधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति का अधिकार, अपने दरबार लगाने का अधिकार आदि। संविधान के अनुच्छेद 291, 362 और 363 में देशी नरेशों के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया गया था। तथापि भारत के प्रगतिशील तत्व देशी नरेशों की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों से सहमत न थे और उनकी प्रारंभ से ही मांग थी इन्हें समाप्त किया जाए। सितंबर 1970 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों के प्रिवी पर्सों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने के संबंध में संविधान में 24वां संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोकसभा में तो आवश्यक 2/3 बहुमत से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में उसे आवश्यक 2/3 बहुमत से कम मत मिला। इस पर 6 सितंबर 1970 को राष्ट्रपति ने अपने आदेश द्वारा भूतपूर्व देशी नरेशों की मान्यता समाप्त कर दी और इस प्रकार उन्हें उनके प्रिवी पर्सों तथा विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया। ग्वालियर, उदयपुर, नाभा आदि के कुछ नरेशों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की कि वह राष्ट्रपति के आदेश को अवैध घोषित कर दें। उच्चतम न्यायालय ने 15 दिसंबर 1970 को बहुमत से भूतपूर्व नरेशों की मान्यता समाप्त करने वाले विधेयक राष्ट्रपति के आदेश को अवैध घोषित कर दिया। उन्हीं दिनों इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देकर लोकसभा भंग कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे को समस्त सांसदों का इस्तीफा समझा जाता है और परिणाम स्वरूप लोकसभा का फिर से चुनाव करवाया जाता है। 1971 के आरंभ में
लोकसभा के 5वें महानिर्वाचन में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में 26वां संशोधन विधेयक 1971 द्वारा देशी नरेशों के प्रिवी पर्सों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निर्णय किया। इस अधिनियम को लोकसभा ने 2 दिसंबर 1971 को तथा राज्यसभा ने 9 दिसंबर 1971 को अंगीकृत किया तथा राष्ट्रपति ने उस पर 31 दिसंबर 1971 को अपनी स्वीकृति दे दी। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 291 तथा 362 को, जो देशी नरेशों के प्रिवी पर्सों तथा विशेषाधिकारों के संबंध में थे, रद्द कर दिया और अनुच्छेद 363 के बाद 363 क संख्या के एक नए अनुच्छेद को जोड़ने का प्रावधान किया। इस नए अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान अथवा तत्सम प्रभावी विधि की किसी बात के बावजूद संविधान में 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के आरंभ के पहले राष्ट्रपति ने देशी रियासत के किसी शासक को अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी को जो मान्यता दे रखी थी, वह संविधान में 26वां संशोधन अधिनियम के लागू होने पर समाप्त हो गई। साथ ही इस संशोधन अधिनियम के लागू होने पर देशी नरेशों को दी जाने वाली निजी थैली की राशि भी समाप्त हो गई। भविष्य में भी किसी व्यक्ति को कोई राशि नहीं दी जाएगी। संविधान में 26वां संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लॉज 22 में परिवर्तन करके देशी नरेशों की परिभाषा भी बदल दी और प्रावधान किया कि देशी रियासतों के शासक का अर्थ होगा वह व्यक्ति जो संविधान में 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के लागू होने के पहले राष्ट्रपति द्वारा देशी रियासत के शासक के रूप में अभिज्ञात था। 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। 29वें संशोधन के द्वारा केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1969 और केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया ताकि न्यायालयों में उनकी वैधता को चुनौती न दी जा सके। यह संशोधन राज्यसभा में 31 मई 1972 को पास हुआ। 9 जून 1972 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। उसी दिन से यह प्रभावी हो गया। इसी संशोधन के परिणाम स्वरूप केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला सामने आया, जिसमें न्यायपालिका और सरकार को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय का आरंभ हुआ। इस टॉपिक को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगा।